चलिए अभी ईथर वाला सेक्शन है, इसमें अल्कोहल ईथर वाले चैप्टर में फिनॉल अपन पढ़ चुके हैं पहले। ईथर्स जो होते हैं इनको बनाने के लिए अपने को रिएक्शंस देखनी है। तो ईथर्स में मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, काफ़ी कम चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ पर, है ना। तो जैसे ईथर्स में क्या होता है, इनको बनाने के लिए सबसे पहले रिएक्शन जो है वो कौन सी, तो बोलेंगे इट इज अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन, है ना, जिसमें अल्कोहल को हम एक्सेस में लेते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्कीन बनने के बजाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या बन जाता है, दैट इज ईथर बन जाता है। ठीक है ना। तो पहली वाली रिएक्शन में पढ़ी हुई अपन ने, कॉम्पिटिशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, है ना, कि अल्कोहल को एक्सेस में लिया और क्या किया हमने, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया। तो दो अल्कोहल में से मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इससे क्या बन जाता है, ईथर प्लस वाटर बन जाता है। तो समझ आ गई बात ये। ईथर के हाइड्रोलिसिस का अल्कोहल फिर से बन जाते हैं। तो इस बेसिस पर, है ना, ईथर्स को क्या माना जा सकता है, दीज आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल, है ना। तो ये क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट लिख लेना ध्यान से कि ईथर्स दे कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। कि अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल में से मिलाकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने पर ईथर बना और ईथर का हाइड्रोलिसिस किया तो अल्कोहल फिर से बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से इस तरीके से ईथर बन जाता है। रिएक्शन इज व्हाट, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये भी अल्कोहल वाले सेक्शन में इथाइल अल्कोहल के एग्जांपल से पढ़ा हुआ है अपन ने, है ना। ईथर्स को क्या भी बोला जाता है, डायल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। वाटर के दोनों हाइड्रोजन हटा के भी दो अल्काइल ग्रुप्स अपन लगाते हैं तो क्या बन जाता है, दैट इज डायल्काइल, मतलब डायल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद फिर अल्कीन के ऊपर अल्कोहल का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है जो एसिड कैटेलाइज्ड होता है, ये भी अल्कीन में पड़ा है। H पॉजिटिव अल्कीन को प्रोटोनेट करेगा, कार्बोकेटाइन बनता है, उस पर अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है ना। इसके बाद फिर ये थर्ड वाली रिएक्शन भी अपनी पड़ी हुई है, अल्कोऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें मर्करिक एसिटेट की जगह ट्राइफ्लोरोमर्करिक एसिटेट ले लेते हैं, एक्वस CHF की जगह अल्कोहलिक THS। और सेकंड स्टेप में NaBH4 नेगेटिव क्या होता है, इट इज AOMDM, अल्कोऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, है ना। विदाउट रीअरेंजमेंट यहाँ पर हमको ईथर मिल जाएगा ना, डिटेल्स पढ़ रखे हैं विद मैकेनिज्म। फिर इसके बाद अगली वाली रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड पर RONA, क्या बन जाता है, इट इज SN2 रिएक्शन से ना ईथर बन जाएगा, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। इसके सारे डिटेल्स भी अल्काइल हैलाइड में हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड्स पर जो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएजेंट्स के साथ, क्या हो जाता है, टोसाइलेट पर भी वो रिएक्शन एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही हो जाती हैं, है ना। तो टोसाइलेट पर जब RO नेगेटिव Na पॉजिटिव डालेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या बन जाता है, तो हम बोलेंगे दैट इज ईथर बन जाएगा और TSONA निकल जाता है। फोर्थ एंड फिफ्थ रिएक्शन के डिटेल्स क्या रहेंगे, दे आर सिमिलर। ठीक है, इसके बाद ये वाली रिएक्शन भी अपन ने अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पढ़ी हुई है। इट इज अल्काइल हैलाइड के ऊपर ड्राई Ag2O का रिएक्शन, तो अल्काइल हैलाइड पर ड्राई Ag2O डालते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी ईथर और AgA बन जाता है ना। तो इट इज अल्काइल हैलाइड पर ड्राई Ag2O की रिएक्शन, ईथर और AgA बन जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है इसमें क्या रहेगा, हम बोलेंगे इट इज क्लोरोईथर पर ग्रेगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई हमने। ठीक है, तो क्लोरोईथर पर ग्रेगनार्ड डाला तो अल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ग्रेगनार्ड का R यहाँ कार्बन पर अटैक करके Cl हटा देता है, क्या हो जाएगा, क्लोरोईथर में कम कार्बन थे, यहाँ जो प्रोडक्ट ईथर बना इसमें कार्बन का नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो क्लोरोईथर पर ग्रेगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से क्या हो जाता है, ज्यादा कार्बन वाला ईथर यहाँ बन जाता है। ठीक है ना। इसके बाद फिर अल्कोहल के ऊपर CH2N2 ना डायएजोमीथेन की रिएक्शन यदि हम करवाएं, ठीक है, तो डायएजोमीथेन की रिएक्शन क्या पढ़ी थी हमने, तो बोलते हैं डायएजोमीथेन जो होता है इसमें रेजोनेंस की वजह से कौन सी चीज हो जाती है, तो बोलेंगे डायज़ोमीथेन में रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन पर क्या होता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये C नेगेटिव
अल्कोहल में से H पॉजिटिव ले लेता है, इससे क्या बन जाएगा, इट इज CH3N2 बन जाएगा। ठीक है, अब CH3N2 बना तो क्या हो जाएगा, कार्बन आयन अल्कोहल के एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है, अल्कोहल का एसिडिक हाइड्रोजन यदि निकलेगा यहाँ से तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे ये CH2 नेगेटिव CH3 बन जाएगा, यहाँ RO नेगेटिव छूटेगा, ये RO नेगेटिव CH3 पर अटैक करेगा, N2 क्या होता है, एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप, तो कौन सी चीजें यहाँ बन जाएगा, इट इज ROCH3 प्लस N2। समझ आ गई बात ये, तो इट इज अल्कोहल के ऊपर डायजोमीथेन के रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है ना। इट इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लॉजिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर यदि हम CH2N2 के रिएक्शन करवाएंगे तो इट इज बाय द सेम मैकेनिज्म, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये किस में बदल जाता है, दैट इज इनटू ईस्टर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर में बदल जाएगा, क्लियर है ना। तो ये क्या है, दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर जिनमें इट इज, ये शुरू वाले 6 रिएक्शंस जो थे वो हमने पढ़े हुए थे, 7th और 8th वाला अलग था। ठीक है, तो दिस इज ऑलमोस्ट रिवीजन ओनली। अब इसके बाद फिर ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि हम देखें तो हम क्या होते हैं, ईथर्स जो रहेंगे ये क्या होते हैं, दीज आर वोलेटाइल, है ना। ईथर्स जो होते हैं वोलेटाइल और इनफ्लेमेबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, क्या बोले हमने, ईथर्स जो रहेंगे दीज आर वोलेटाइल एंड हाईली इनफ्लेमेबल कंपाउंड्स, है ना। ईथर्स जो होते हैं इनका आइसोमेरिक रिलेशन किनके साथ होता है, दैट इज विद अल्कोहल। ठीक है ना, ईथर्स जो होते हैं दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स, है ना। इनमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ईथर और अल्कोहल्स जो होते हैं इनकी वाटर सोल्यूबिलिटी में तो कोई खास डिफरेंस नहीं होता है ना। अल्कोहल हालांकि थोड़े से ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, बट ईथर और अल्कोहल इनकी वाटर सोल्यूबिलिटी में एज सच ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ अपन बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ईथर अल्कोहल की वाटर सोल्यूबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो क्या रहेगा, इनकी वाटर सोल्यूबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है क्योंकि दोनों ही वाटर के साथ क्या बना सकते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइसोमेरिक अल्कोहल ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। अल्कोहल्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे दे आर ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जबकि ईथर्स जो होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से काफ़ी कम रह जाते हैं। इसकी वजह क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट देखते समय प्योर अल्कोहल सैंपल या प्योर ईथर सैंपल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल के सैंपल में अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, दीज आर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जबकि ईथर के मॉलिक्यूल में, ईथर का जो सैंपल है उसके मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या रहेंगे, दीज आर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से, इस वजह से अल्कोहल्स जो होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स ईथर से ज़्यादा होते हैं। क्लियर होगी बात ये, है ना। तो आइसोमेरिक अल्कोहल ईथर में वाटर सोल्यूबिलिटी में तो ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन कहाँ अंतर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट ईथर से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्लियर होगी बात अच्छे से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि ईथर्स जो होते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शंस के लिए ये क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे ईथर्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए ना दीज आर क्वाइट इनर्ट। ठीक है, वजह इसकी क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि इन पर जो एक्सपेक्टेड रिएक्शंस थी वो कौन सी थी, दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो जो RO नेगेटिव होता है वो क्या रहेगा, खराब लीविंग ग्रुप होता है, इस वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस का हो पाना यहाँ मुश्किल होता है। ठीक है, अब क्या बोलेंगे हम, तो रिएक्शंस फिर कौन सी होंगी यहाँ, तो हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट पर फ्री रेडिकल, तो उसके लिए कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा जिनका टूटना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस वजह से ईथर्स जो होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे ईथर्स केमिकल रिएक्शंस के लिए थोड़े इनर्ट होते हैं। आई क्या बात समझ में। ठीक है, अभी केमिकल रिएक्शंस के लिए भी इनर्ट रहेंगे तो कौन सी चीज़ हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इनमें क्या रहेगा, ऑर्गेनिक होने की वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तो अपने अंदर अच्छे से डिजोल्व कर लेते हैं, और थोड़ी पोलैरिटी भी है इनमें, है ना। इस वजह से क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी अपने अंदर कुछ एक्सटेंट तक डिजोल्व कर लेते हैं।
ठीक है। इस वजह से जैसे अपन ने देखा है कि काफी सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, जैसे वुड्स रिएक्शन देखी थी, ग्रेगनार्ड का सॉल्वेंट हमने देखा, यहाँ पर क्या होता है, ईथर जो होता है दैट फंक्शंस एज सॉल्वेंट, तो इट इज बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर दे क्वालिफाई एज व्हाट, एक्सीलेंट सॉल्वेंट्स। समझ आ गई बात ये है ना। तो ईथर्स की केमिकल रिएक्टिविटी कम, वजह क्या, तो बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का होना मुश्किल, आरओ नेगेटिव की खराब लीविंग टेंडेंसी की वजह से, और दूसरा तरीका जो बचा वो क्या था, बॉन्ड तोड़वा कर रिएक्शन करवाना, तो इनमें रहने वाले बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, तो इस वजह से इनकी रिएक्शंस का हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब इनके रिएक्शंस यदि मुश्किल से होंगी तो हम क्या बोलेंगे, दीज हैव बिकम व्हाट, क्वाइट इनर्ट। ऑर्गेनिक होने की वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तो ये अपने अंदर अच्छे से डिजोल्व कर लेते हैं, लेकिन क्या नहीं होता, और क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी टू सम एक्सटेंट अपने अंदर डिजोल्व कर लेते हैं। समझ आती बात ये। इस वजह से कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे इस वजह से क्या हो जाएगा कि और ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए काफी यूजफुल सॉल्वेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग के लिए ध्यान रखना है, रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए, कि ईथर्स आर एक्सीलेंट सॉल्वेंट। क्लियर है अच्छे से ये है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में अपन केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे।